मुलाकात और कोशिश रहती है कि हर दिन इस प्रोग्राम के जरिए जम्मू कश्मीर में जितनी भी डेवलपमेंट्स होती हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो या सिक्योरिटी के हवाले से हो, आपको उससे रूबरू कराया जाए, आपको आगाह करते रहें वक्तन फ़वक्तन। और इस दौरान कई अहम तरीन मुलाकातें भी हमारी होती हैं जम्मू कश्मीर के कुछ ख़ास शख्सियात के साथ। आज भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक ख़ास मेहमान ज्वाइन करेंगे और मौजूदा सूरत हाल ये है, आप सब जानते हैं कि तैयारियां मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में चल रही हैं कि असेंबली इंतखाबात जिनका सियासी पार्टियों के एतबार से आप देखेंगे तो बिगुल बज चुका है, लेकिन जब आप इलेक्शन अथॉरिटी को, इलेक्शन हुकाम को देखते हैं तो उस हिसाब से अभी तारीखों का ऐलान होना बाकी है। अगरचे डेडलाइन एक तरह से 11 दिसंबर 2023 का जब फैसला सुनाया गया दफ़ा 370 के मनसूखी के हवाले से, तो उस वक्त एक डेडलाइन तय की गई थी 30 सितंबर की। हुकूमत को तब तक ये या मुतलकिन को इक़दामात करने थे, उस तारीख का भी इंतज़ार हो रहा और उससे पहले अगर जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात होते हैं तो तमाम सियासी जमातें इस वक्त सरगर्म नजर आ रही हैं। जम्मू के अंदर हो, कश्मीर प्रोविंस के अंदर हो, तैयारियां इस वक्त या सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं। इस ताल्लुक से ज़रा बातचीत करेंगे, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ ख़ास मेहमान हैं, जम्मू कश्मीर में रुकने असेंबली भी रहे, साबिक रियासती वज़ीर हैं, मारूफ ब्रॉडकास्टर हैं, सीनियर रहनुमा नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहे, पीपल्स कॉन्फ्रेंस में रहे और अब वापस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में, जहां से इनके करियर का असल में आगाज हुआ था और गुज़श्ता रोज़ इन्होंने फिर से पीडीपी में वापसी की। सैयद बशारत बुखारी साहब मेरे साथ इस वक्त वादी कश्मीर से ज्वाइन किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब और खुश आमदीद कहेंगे इस प्रोग्राम में आपको। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ज़ाती मसरूफियात के बावजूद भी आपने कुछ मिनट हमारे लिए निकाले। मैं शुरुआत इससे पहले कि जो कल की डेवलपमेंट्स हुई हैं उस ताल्लुक से गुफ्तगू करें, थोड़ा पीछे चलते हैं और शुरुआत ज़रा मुफ्ती साहब के दौर से करते हैं, जहाँ पर पॉलिटिकल करियर का आपने आगाज़ किया था और काफ़ी बड़ा रोल आपका पीडीपी को बनाने, फिर हुकूमत तक लाने या फिर हुकूमत साजी के लिए जितनी भी कोशिशें उस वक्त हुई थी उसमें आपका रहा है। माना ये जाता रहा है कि मरहूम मुफ्ती सईद साहब के आप दस्ते राज भी एक वक्त में थे या रहे हैं। उसके बाद आपने अचानक से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़ने का फैसला किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ चले गए। जब आप पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़ने का फैसला कर चुके थे, क्या वजूहात उस वक्त थी? ज़रा शुरुआत वहाँ से करते हैं और उसके बाद जो पिछले 5-6 सालों में हुई डेवलपमेंट, जिस दौरान आपका भी बीच में आप खामोश रहे, बीच में दोबारा एक्टिव नजर आए, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ज़रा शुरुआत इससे कि असल में पीडीपी जहां से आपने अपने सियासी सफर का आगाज किया था, उसको छोड़ने की वजूहात बनी क्या थी उसमें? आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ये जो जिंदगी है, इस किसी को मालूम नहीं होता कहां से कहां पहुंच जाएगा। तो जब आप सफर शुरू करते हैं जिंदगी का, कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो इंजीनियर बन के खत्म हो जाता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो बिजनेस कर लेता है। और जिंदगी का रास्ता जो है, जो ताल लहद है, जब तक इंसान कब्र के अंदर पहुंच जाता है, कठिन भी है, मालूम भी नहीं किस तरह से, नशीब फराज भी होते हैं, ऊंचाई नीचाई भी होती है। तो बट इंसान कोशिश करता है कि सफर जारी रखा जाए। वही सूरत हाल समझ लीजिए, सफर जारी है, कभी कहीं और आज यहाँ पे आपसे बात कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान हमने ये भी देखा था कि आपकी पार्टी का एक मौक़िफ़ होता था उस वक्त की, जब आप पीडीपी में थे शुरुआती दिनों में, और उसके बाद में आप रुकने असेंबली भी बने, वजारत तक आपको मिली। आप काफ़ी ज़्यादा वकालत करते रहे सेल्फ रूल के हवाले से, लेकिन बाद में अचानक उस पार्टी में चले जाना जो रीजनल ऑटोनॉमी की बात काफ़ी ज़्यादा करते रहे। वो अलग बात है कि वक्त गुजरने के साथ साथ हालात भी बदलते रहे और शायद ये नारे भी या जो हिकमत अमली पार्टियों की थी वो तब्दील होती रही। लेकिन एक जगह से दूसरी जगह, जहाँ पर एक वाज़ेह मौक़िफ़ था, फिर दूसरी जगह दूसरा मौक़िफ़, मुश्किलात कुछ हुई, कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े इस दौरान जब एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में आपने जाने का मन बनाया था? नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि जब नौकरी में करता था रेडियो में, तो फिर मुफ्ती साहब को अल्लाह मग़फ़िरत करे, तो उन्होंने काफ़ी देर बताया कि आ जाइए नौकरी छोड़ के, तो मैं नौकरी छोड़ के चला गया और फिर एमएलसी भी बना। लेकिन बुनियादी तौर पे जो मसले कश्मीर था और अभी भी है जी, नो डाउट अंदर के मामला बदल गए। दफा 370 न्यूट्रलाइज हो गया या डाइल्यूट हो गया, व्हाटएवर इससे जो इख्तियारात थे वो खत्म हो गए।
लेकिन बेसिक जो बुनियादी मसला कश्मीर है, जो एक हिस्सा उधर है एक इधर है, इवन एक हिस्सा चीन के पास है, वो अभी तक वही है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, हर एक जमात अपने एतबार से इस मामले को उभारती रही और बात करती रही। तो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी मुफ्ती साहब मरहूम की क़यादत में इस पे बात करती रही। इतना ही नहीं, बल्कि आपको पता नहीं याद होगा या नहीं होगा कि मुझे याद है जब 11 अप्रैल शायद था ये 2005, जब ये उड़ी मुजफ्फराबाद रोड खुल गया, बिल्कुल हमें मालूम है, हम भी थे वहां पे मौजूद उस जलसे में। और इसी तरह से जम्मू की तरफ से भी जब पुंछ की तरफ से गए, तो बहुत सारी जो बात करते थे या जो एक डिस्कोर्स था उस पर शायद मरकजी सरकार भी और उधर वाले लोग भी उस पे उसको कहीं ना कहीं मंतके अंजाम तक पहुंचाना चाहते थे। लेकिन बदकिस्मती कि फिर सरकारें तो रहती नहीं है एक जैसी, सरकारें बदलती रहती हैं, तो ये मामला जो है मसले कश्मीर का हल का ये अंजाम को नहीं पहुंचा। नो डाउट अंदर बीजेपी सरकार ने अंदर का जो मामला था तो वो सारा उन्होंने अपने हिसाब से जो उन्होंने अपने वोटर्स को बता दिया था कर दिया। लेकिन जाहिर है कि जब जम्मू कश्मीर ने इलाक किया था एक बड़े जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान के साथ, तो उस वक्त ये सारे इख्तियार हमें मिले थे। अब एक तरफा तो उन्होंने इनको मनसूख कर दिया, खत्म कर दिया, और वो अभी उन्होंने इलेक्शन में भी देखा, जम्मू में भी देखा, यहाँ भी, तो यहाँ तो देखा ही देखा, जम्मू में भी देखा, इवन लद्दाख में देखा कि जो उन्होंने किया, जो उन्होंने हमारे साथ किया, उसमें लोग खुश नहीं है। लेकिन ये सिलसिला चलता रहा और मुझे लगता है कि उम्मीद है कि ये मसला हल हो जाएगा, तब तक तो बात करते रहेंगे सब लोग। अच्छा, चूंकि बड़ा फैसला था, एक उस ग्रुप को आप छोड़ रहे थे जहां से आपने शुरुआत की थी, फिर उस ग्रुप में जा रहे, उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस में आप गए, जो शायद मुश्किल सूरत हाल से वैसे तो सब तमाम पार्टियां पिछले 5-6 बरसों में गुजरी हैं, मगर जब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाने का फैसला किया और उसके बाद फिर छोड़ी, फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में चले गए, हालात से वाकई में मजबूर थे या क़यादत का फुकदान कहीं बशारत बुखारी साहब को नजर आया? क़यादत का फुकदान तो मैं नहीं कहूँगा, वो तो एहतराम नहीं होगा कि अगर मैं किससे कहूँगा कि उनकी क़यादत ठीक नहीं है, वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जो फैसले होते हैं पार्टियों में, फैसले जात होते हैं, तो आपका जो मन या आपका अपना दिमाग या जो पार्टी का जो एक बड़ा मंसूबा होता है, अगर लगे कि सही ढंग से उस और आप नहीं जा रहे हैं तो इंसान इख्तिलाफ कर देता है। वही बात समझ लीजिए। अच्छा, मैंने आपका एक इंटरव्यू भी देखा जिसमें 3-4 बरस कबल आप ये कहते हैं कि जब पीडीपी 2009-10 से कुछ कोशिशें हुई, जब आपने फैसला किया पीडीपी छोड़ने का या मन बनाया, तो उससे पहले आपके खिलाफ कुछ साजिशें भी विद इन ग्रुप चल रही थी और आप जो कहना चाह रहे थे, शायद पार्टी का जब बागडोर सारी महबूबा मुफ्ती साहिबा ने संभाली तो शायद आपकी बात सुनी नहीं जाती थी या एक तरह से आपकी बातों का एहतराम नहीं होता था, तो ये भी वाकई में एक बुनियादी वजह बनी थी उस वक्त, या महज ये समझा जाए कि हालात के पेश नज़र आप इस तरह की बात कर रहे थे? नहीं, जब आप नाव लेके दरिया में जाते हैं तो जो मौजें हैं वो आपको सताती रहती हैं, वो आपको कहाँ चलने देती है। इसी तरह से पार्टीज में भी और सब लोगों का अलग मिजाज है, हर एक की अपनी शख्सियत है और ख्वाहिशात होती हैं और मिजाज होता है, तरीका होता है, तमीज़ तहजीब होता है। तो इस तरह के इख्तलाफात जारी रहते हैं, लेकिन इंसान कोशिश करता है कि इन इख्तलाफात के बावजूद भी इंसान उस डगर पर कायम रहे और उस मंजिल पर नजर रखे कि हम क्यों इस पार्टी में हैं या किसी और जगह जहां पे काम करते हैं। मेरा भी अपना नजरिया था, क्योंकि जब मैं पार्टी में आ गया फिर मैं एमएलसी बना और बदकिस्मती से जब हमारे जो ऑनरेबल एमओएस थे, हमारे एमएलए मरहूम गुलाम नबी लोन साहब जी, उनका सानिया हुआ, तो मुझे फिर इलेक्शन लड़ना पड़ा। मैंने इलेक्शन लड़ा और जीत गया। वो भी बड़ा बड़ा कठिन था वो सफर, जब हम एमएलए बने और 6 साल अपोजिशन में रहे। उसमें बहुत सीखा हमने, बहुत सीख मिली और हर एतबार से हमने कोशिश की कि हम रियासत के लोगों की तर्जुमानी करेंगे। और उसके बाद जब मिनिस्टर दोबारा जीते, जब मिनिस्टर बने, तो वो भी एक बड़ा इम्तहान था मेरे लिए खास तौर से, क्योंकि मैं लॉ जस्टिस पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहा, रेवेन्यू मिनिस्टर रहा, फिर रिलीफ रिहेबिलिटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट महकमा था रहा, इवन नो डाउट मैं हॉर्टिकल्चर भी था। लेकिन ये महकमे जात जो थे ये जुड़े हुए थे लोगों के मामलात और लोगों की सोच और लोगों का जो मुस्तकबल है उस एतबार से। तो एक बड़ा, मैं ये कहूंगा कि सफर, आप किसी सफर को ये नहीं कह सकते ये बड़ा स्मूथ रहेगा। हाँ, लेकिन इम्तहान तब होता है जब आप
आप इस कठिन रास्ते को, कठिन सफर को तय करेंगे। मैंने भी कोशिश की एक खास मुद्दत तक कि इन सब चीजों को दूर रखकर या इन सब से तवज्जो हटा के अपना काम करें, तो मैं काम करता रहा, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, दोबारा तंजीम में वापसी का फैसला लेना, कुछ लोगों का ये ख्याल है, या कल से सोशल मीडिया पर मैं भी देख रहा हूँ बहस का बहुत सारे लोग हिस्सा बने हैं, वो ये मानते हैं कि बहुत सारे लोग अब क़यादत का हिस्सा बनना चाह रहे थे, एक तवील मुद्दत से खिदमत अंजाम दे रहे थे पार्टी के साथ, और कुछ लोग शायद न सिर्फ बुखारी साहब बल्कि पुराने चेहरों की वापसी से नाराज़ भी हैं या खफा हैं, शायद अपने करियर को लेकर। कहीं ऐसा तो नहीं कि तंजीम को कोई नुकसान हो सकता है आइंदा चंद महीनों में, हफ्तों में, इस तरह की सूरत हाल कहीं पैदा हो जाए आपकी वापसी से? मुझे वापस लेने का फैसला पार्टी क़यादत का है, और ये डोमेन भी उन्हीं का है कि जो आप बात कर रहे हैं इन पे उनको सोचना है। मैंने सिर्फ हाँ कर दी बस, मैंने बाकी कुछ नहीं किया। मैंने हाँ कर दी। हाँ, अगर कोई और भी आना चाहता है तो ऑलवेज सारी पार्टीज वेलकम करती हैं, क्योंकि पार्टी में जितने ज्यादा लोग आते हैं और जितना ज्यादा उनका हुजूम बढ़ जाता है या जितने सारे लोग आ जाते हैं तो उस पार्टी को फायदा मिलता है। जाहिर सी बात है, जो पार्टी बड़ी होती है, जिसके ज्यादा एमएलए होते हैं, वही तो सरकार बनाती है। अगर बहुत कम एमएलए होंगे या नहीं होंगे, वो सरकार बना नहीं सकती है। जब आप सरकार नहीं बना सकते हैं तो आप जो अपना प्रोग्राम लोगों को बताते हैं, जतलाते हैं, या आपकी ख्वाहिश होती है, काविश होती है कि अगर हम सरकार में आएंगे तो ये सारे काम करेंगे, आप कर नहीं सकते हैं। इसलिए पार्टीज में लोगों का होना तो लाजमी है, जितने ज्यादा उतने कम। जी अच्छा, हम साल 2019 और 20 तक देखें, जरा सूरत हाल मुख्तलिफ थी। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को लेकर क्या ख्याल आपका है, खास तौर से जब उनके बयानात पहले आते थे और आज के वक्त में जो बयानात आते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तंजीमी उमूर को भी, जो ढांचा था पर्टिकुलरली, उसको नुकसान 7-8 बरसों में हुआ? हुकूमत ख़त्म होने के बाद जो उन्होंने थोड़ा सा हमने देखा कि स्टैंड क्लियर किया, और बाद में इन 3-4 बरसों में हमने उनके इतने बयानात, जितने भी उनने बयान दिए हैं, तो काफ़ी सख्त मौक़िफ़ उनका रहा है, ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर को लेकर, और मरकज़ की पॉलिसियों को हदफ तनकीद वो वक्तन फ़वक्तन बनाती रही हैं। तो विद इन ग्रुप ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं, या अवाम में भी कहीं आपको लगता है ऐसा नहीं, कहीं तज़ब्ज़ुब वाली कैफियत हो रही है कि पार्टी सदर 4 साल पहले कुछ और कह रहा था, बाद में कुछ और शायद विद इन पार्टी ऐसा महसूस हो रहा हो कि शायद नुकसान उठा रहे हैं? एक सबसे बड़ी बात है कि मैं कभी किसी की तनकीद नहीं करता हूँ, किसी भी शख्सियत की, चाहे मैं उनके साथ हूँ या उनसे बाहर हूँ, तो मैं सब एहतराम करता हूँ, और इनका भी एहतराम है। हमेशा बड़ी बहन का दर्जा दिया है, चाहे मैं उनके साथ था या नहीं था, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, न आज न कल। रही बात कि क़यादत की और पॉलिसीज की, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी बात को बहुत इन्हिमाक के साथ कहें। जैसे आप वाकिफ हैं, मैं पिछले 3.5 साल से, जब से हम छूट गए, या रफली 30 दिसंबर 2020 से, मैंने हर बार, हर वक्त, हर डिस्कशन में, हर इंटरव्यू में अपनी बात नहीं, लोगों के एतबार से जो बात है वो मैंने बहुत इन्हिमाक के साथ की। तो मुझे लगता है कि लीडर ज्यादा बेहतर वो है जो अपनी बात बहुत रुतबे से कहे और सही तौर से कहे, और जिसमें ये लगे दूसरे को कि ये खुद इस पर एतबार करता है या करती है। तो अगर ऐसा है, कोई लीडर करता है, तो मुझे नहीं लगता बुरा है, क्योंकि मैंने भी कई बार यहीं बैठ के बाकी चैनल्स के साथ बात करके, और जो आपके डिबेट्स में बाकी पार्टीज के लोग होते हैं जिनके साथ ताल्लुकात जाती तो अच्छे हैं, लेकिन बड़ा बिड़ गए उनके साथ कई बार डिस्कशन में, क्योंकि ये जाती नहीं मामला है। क्योंकि जब आप लोगों का रिप्रेजेंट करते हैं या लोगों की बात करते हैं, तो आपको अपना आप पीछे रखकर उस बात को आगे करना पड़ता है। इसमें अगर कभी गुस्से से भी बात करनी पड़े या बुलंद आवाज में बात करना पड़े, मुझे नहीं लगता उसमें कोई गड़बड़, कोई गलत बात है। अगर महबूबा जी करती रही या करती हैं तो अच्छा है, नॉट बैड। अच्छा, मैं आप के सवाल से एक छोटा सा जवाब और चाहूँगा। आपके जवाब से एक सवाल मेरे जहन में आ रहा कि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जो 4-5 बरस में उनने बयानात दिए, या जिस तरीके से स्टैंड थोड़ा सा बदला और काफ़ी सख्त हुआ पहले के मुकाबले, जब वो हुकूमत में थी और अचानक से हुकूमत भी ख़त्म हुई, तो बहुत सारे लोग उनका कंपैरिजन मरहूम सैयद अली शाह गिलानी साहब से करने लगे और कहने लगे कि ये उनका मुतबादिल एक तरह से हैं। ये क्या अवाम के अंदर एक्सेप्टेबल था या है, और आपका ज़ाती इस पर रद्द-ए-अमल क्या है? और आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि कोई भी अपनी बात कर सकता है, तो जैसे भी वो बात करें, एज ए सैयद बशारत बुखारी इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप उनके साथ खड़े हैं,
साथ देते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, जब मैं एमएलसी भी था या मैं पार्टी का चीफ स्पोक्सपर्सन रहा हूं जी, या जब मैं एमएलए भी था या मिनिस्टर भी था, मैं बहुत कम बोलता था। असेंबली में जब एमएलसी था या एमएलए तो असेंबली में बोला करते थे या दलसू में, अदरवाइज इंटरव्यूज में बयानात मैंने कभी नहीं दिए हैं, क्योंकि तब मौका ये नहीं था कि मैं बयानबाजी करूं। तब मेरा काम ये था कि मैं लोगों की खिदमत करूं, क्योंकि मेरे कंधों के ऊपर जिम्मेदारी थी। इसलिए मैंने बयानात देने से बड़ा एतराज किया, क्योंकि मेरा रोल ही बहुत ज्यादा नहीं था। कभी जब मौका मिला, आपने पूछा, किसी ने पूछा, बात कर ली। हाँ, असेंबली में बहुत जोर से बात करते थे और एज मिनिस्टर भी काम करते थे, न कि बयानबाजी। लेकिन आपने देखा होगा पिछले 3.5 साल में मैं भी बहुत बोला। वो इसलिए कि आज बोलना पड़ता है, आज बोलना बनता है, क्योंकि वो रोल अलग था, ये रोल अलग है। और सबसे बड़ी बात, आपको ज्यादा वाकफियत है, मैं आपको क्या बता दूं, आप बड़े मोतबर इंसान हैं, सहाफी हैं, कि 5 अगस्त से पहले आप बात करते थे मामलात के एतबार से इनको हल किया जाए। 5 अगस्त के बाद आपसे जब सब छिन गया तो आपकी आवाज में कमी आएगी कि आवाज आपकी बढ़ जाएगी? जाहिर है, जब सारी चीजें लुट गई, आपको अंदर गुस्सा भी है, ये लुटी क्यों, आपकी आवाज में सख्ती आएगी, आपके अल्फाज में सख्ती आएगी, आपकी इस्तिलाहात में सख्ती आएगी, उसमें जोर जरूर आ जाएगा। तो मुझे लगता है ये तो एक नॉर्मल फेनोमेना है। जैसे मैं पहले कुछ नहीं बोलता था, 3.5 साल से बोले जा रहा हूं। ये इसलिए नहीं कि मेरा शौक है बोलने का, बल्कि यह वक्त का तकाजा है कि हमें बोलना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई गुनाह है या गलत है। अच्छा, अब जरा हालिया इंतखाबी नताइज की तरफ भी आ जाते हैं। 4 जून से पहले जो कुछ हुआ और बाद में जो कुछ हुआ, मुल्क के अंदर बहुत तब्दीली हुई। हालांकि हुकूमत वही जो पिछले 10 साल से थी, उसको तीसरा टर्म भी मिला। मगर जब जम्मू कश्मीर के एतबार से हम सियासी हालात को देखते हैं, अब तो आप पीडीपी में शामिल हो चुके हैं ऑफिशियली, पार्टी की हालिया कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? नहीं, एक दौर से गुजरी है पीडीपी और गुजर भी रही है। ऐसा नहीं कि मेरे आने से बस तूफान मच गया, ना, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी एक दौर से, एक बुरे हालात से गुजरी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली सब कुछ खत्म नहीं हो जाता है। तो एक कदम कदम जब आप आगे बढ़ाते हैं तो आप मंजिल की ओर चलते हैं। तो और वैसे भी ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे मुझे किसी ने कल सवाल पूछा कि आप उस जमात में गए जिसने 3 सीटें हारी और बाकी जमातें जिन्हें जीती, तो मैंने कहा इसमें ये हिम्मत का काम ही होना चाहिए कि तो कामयाब जगह पे सब जाते हैं, जहां पे मेहनत करके कामयाबी हासिल करना हो वहां पे जाने के लिए हिम्मत चाहिए। तो इसलिए इंशाल्लाह सब मिलके आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह मालिक। अच्छा, 2 साबिक वज़रा आला जिनकी शिकस्त भी हुई इन इंतखाबात में, लेकिन अब असेंबली इंतखाबात की तरफ ज़रा चलते हैं। दोनों ये कहते हैं कि यूनियन टेरिटरी में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक नहीं बल्कि शायद ऐसे 10-11 मरतबा हमने प्रोग्राम्स देखे, तकारीब हुई, जहाँ पर उन्होंने कहा कि यूनियन टेरिटरी में शायद जैसे म्यूनसिपल काउंसिल होती है, इस तरीके से इंतखाबात होंगे, तो हम कम से कम चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं। पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती का अगर वो ये फैसला हतमी होता है कि वो इस बार असेंबली इलेक्शंस में नहीं आएंगी, इसको जाती तौर पर आप कैसे देखते हैं? पार्टी के लिए सही या गलत? इसमें पार्टी वाली बात नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूंगा कि जब मैं वजीर था तो जिस तरह से मैंने कवानीन को जी लिया और कवानीन का इख्तियार का इस्तेमाल किया, जाहिर है जब आप कल अगर आप फिर बनते हैं तो वो चीज नहीं है। इसका तो अफसोस है ना, दुख है ना। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आप इस दुख को झेल नहीं पाते हैं, और ये दिल की बात की है उन्होंने कि उनको मन नहीं करता है, नहीं करता होगा दिल, इनको बिल्कुल नहीं करता होगा। बिकॉज कहां कल की बात, कहां आज की बात, जहां हमने बड़े इख्तियारात को जी लिया, उनको अपनाया, उनको इस्तेमाल किया लोगों की बेहबूदी के लिए, काम वो इख्तियारात आपके पास है नहीं, तो जाहिर है मुझे लगता है कि उनका दिल नहीं मानता होगा। इंसान है, बहरहाल बशर है। ठीक है, 2-4 मिनट में और आपकी लूंगा। मौजूदा सियासी सूरत हाल के बीच मुख्तलिफ सियासी जमातें आपके अलावा, जो 2 बड़ी जमातें थी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनके अलावा बाकी सियासी जमातों की कारकर्दगी और जिस तरह के हालात बने हैं, बीच में इंजीनियर रशीद साहब का भी आना, इस तरीके से वो भी कामयाब हो गए और आज वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे पर ऑफिशियली फाइज भी हो गए हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, इसके अलावा डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, इन पार्टियों का आना और असेंबली इंतखाबात से ठीक पहले इनकी परफॉर्मेंस पर भी सवाल उठना, क्या वाकई में टनल के उस पार में बात करूं तो आज की सियासी हालात पर असर डालने की जो कोशिशें हुई हैं इन 2 पार्टियों की तरफ से, जैसे जगह इनने बनाई या बनाने की कोशिश की,
वो आपकी नज़र में किस तरीके से बहसीत सीनियर सियासतदान जम्मू कश्मीर के हालात को जिस तरीके से बहुत करीब से आप देखते हैं, तो इन दो पार्टियों या बाकी लोगों के आने से दो इलाकाई जमातों के लिए किसी तरह के चैलेंजेस, शायद मुश्किलात आगे नजर आएंगी? जो हालिया असेंबली इंतखाबात में हमने देखा कुछ असेंबली सेगमेंट्स में इन पार्टियों ने बड़ा नेक टू नेक फाइट की इन दो जमातों के साथ, जिसमें से आप एक का हिस्सा भी हैं। पहले गुस्ताखी माफ, मैं ये जानना चाहूंगा आप कहां पे खुद है, जम्मू या कश्मीर में? क्योंकि तभी जाके मुझे उस पार का पता चलेगा। किस पार की बात कर रहे हैं? मैं जम्मू में हूं, मैंने पर्टिकुलरली कश्मीर प्रोविंस का पूछा है। अच्छा, ओके, आप कश्मीर की बात कर रहे हैं। जी। नहीं, देखिए, एक बात है कि ऐसा माजी में भी हुआ है, बहुत सारी जमातें बनी हैं लेकिन पनपी नहीं या लोगों ने एतबार नहीं किया। अल्टीमेटली जो भी चीज आती है, कोई भी पार्टी बनती है, कुछ भी हो जाता है सियासत में, तो जब तक लोग उसका सपोर्ट ना करें, लोग उसको माने ना, या लोग उसके प्रोग्राम को एक्सेप्ट ना करें, तब तक वो पनप नहीं पा सकती हैं। वही हुआ अभी लेटेस्ट जब इलेक्शन हो गया, तो कुछ पार्टीज जो बनी थी या पुरानी पार्टीज थी या नहीं थी, तो लोगों को लगा कि शायद इनके प्रोग्राम के साथ, इनके असलूब के साथ, इनके दस्तूर के साथ या इनके तरीक़ेकार के साथ उनको इत्तेफाक नहीं है, तो उन्होंने उनको बज़ाहिर रद्द कर दिया। बाकी अल्लाह जानता है, लेकिन बज़ाहिर तो अभी रद्द कर दिया। अब मुझे लगता है कि वो पार्टीज भी सोचती होंगी, वो लीडरान भी सोचते होंगे कि उनसे क्या गलती हुई, क्या सौ खता हुआ, या क्या उनके अंदाज़े बयां या अंदाज़े दस्तूर में क्या फ़र्क था, या क्या गलत था कि लोगों को उन्होंने सपोर्ट नहीं, लोगों ने उनको सपोर्ट नहीं किया। तो ऐसा चलता रहता है। और हाँ, जो आप बता रहे हैं, जाहिर यही है कि अभी उनकी कोई बुनियाद ज़्यादा खास नज़र नहीं आती है। अच्छा, एक चीज़ और भी, जब थोड़े से पुराने बयानात की तरफ आप जाते हैं, उसके बाद बीच में पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ भी आप चले गए। अब जब आप कहते हैं कि हम मशवरा देते थे तो बात मानी नहीं जाती थी या शायद कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था, आज वाकई कोई फ़र्क महसूस करते हैं तंजीम के अंदर जिसके बाद आपने वापसी का फैसला लिया? ऐसे हालात हैं कि पीडीपी अब सीनियर लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखने लगी, या फिर तरजीहात में शामिल करने के अलावा उनकी बात को ज़्यादा सुनना पसंद करती है? जिस हिसाब के हालात पार्टी के लिए पिछले 4-5 वर्षों में रहे, पहले के मुकाबले कोई तब्दीली नज़र आई, या फिर हालात मुख्तलिफ नज़र आए, थोड़ी सी सिचुएशन बदलती हुई नज़र आई, जहां पर आपको भी बहसीत सीनियर पॉलिटिशियन लग रहा है कि मैं जो कहूँगा अब मेरी बात मानी जाएगी, पहले के मुकाबले जब आप शुरुआत में इस तरह के बयान देते थे, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस में आप चले गए थे? नहीं, ये सिर्फ जात का मामला नहीं होता कि मेरी बात कौन सुनेगा, क्या नहीं करेगा। अगर सिर्फ ऐसा होता है तो इंसान एक मामूली बात पे पार्टी छोड़ सकता है, और ऐसे कई, सबके जिंदगी में ऐसे कई मामलात आ जाते हैं, तब वो कहीं भी पार्टी छोड़ सकते हैं, निकल जा सकते हैं। ऐसा इतना ही नहीं है, जाती नहीं है। अलबत्ता एक चीज है कि जो पिछले 3-1 साल में, 3.5 साल में जिस तरह से मैं बात करता रहा जी सॉरी, आपको बता दूं कि जब आप एमएलए होते हैं या मिनिस्टर होते हैं या एमएलसी होते हैं या किसी भी आईनी ओहदे पे होते हैं, तो आप जब काम करते हैं या लोगों की बात करते हैं, लोगों के लिए लड़ते हैं, तो आपका वो फर्ज अवलीन होता है कि आपको ये काम करना है। लेकिन जब सूरत-हाल हमारी जम्मू व कश्मीर जैसी हो, जहाँ पे आपका कभी पंचायत भी थे, डीडीसी भी हैं, पार्लियामेंट मेंबर भी हैं, लेकिन असेंबली जहाँ पे जम्मू व कश्मीर या रियासत तो रही नहीं, इनका इंतजाम इंसराम या एहतमाम किया जाए लोगों की खिदमत करने का, जब ऐसी सूरत-हाल हो, तो वहां पे हम जैसे लोग, जिनको लोगों ने हमेशा सराखों पे बिठाया, हमारा फर्ज जो बनता है वो फर्ज खास कहलाता है कि हम लोगों की नुमाइंदगी करें। और जिस एतबार से, जिस तरह से मैं 3.5 साल से ये नुमाइंदगी करता रहा, तो मुझे लगा कि अगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ ही जाया जाए तो एक तालमेल सा लगा मुझे। उनकी सोच और उनके जो तस्वुरात हैं या जो उनकी बयान देते हैं, मुझे लगा कि जिस तरह से मेरी सोच है उससे मेल खाती है अब भी, तो क्यों ना एक ही उसी प्लेटफॉर्म पे मगर जब बशार साहब आप गए थे, मैं सवाल को बड़ी माजरत के साथ में दोहरा रहा हूं, आपने उस वक्त कहा था कि मेरे जाने से बहुत सारे चेहरों पर मुस्कान आई होगी। आज मैं इसलिए पूछ रहा था कि बहुत सारे लोग शायद जो हमारे जरा बताते हैं नाराजगी भी है। नहीं, मैं ये कहूंगा कि वक्त बदल जाता है, इंसान सोच बदल जाती है। जैसे मेरे चेहरे पे मुस्कान है, उनके चेहरे पे भी मुस्कान होगी। ठीक है, एक फाइनल कमेंट। इंजीनियर रशीद साहब, आज जिम्मेदारी उनने बहसीत रुकने पार्लियामान संभाल ली है, अभी वो जेल में ही हैं। शुमाली कश्मीर के अवाम के लिए इस वक्त को, इन 5 सालों के दौर को आप कैसे देख रहे हैं? जब नुमाइंदगी का दोबारा मौका मिला,
4.5 लाख के आसपास वोट भी कास्ट किया और एक ऐसे शख्स को वोट डाला जो शायद 2019 से पहले बड़ा सख्त मौक़िफ़ रखता था, और आज हालात आप जानते हैं हमसे बेहतर, आप ग्राउंड पर होते हैं। इस वक्त अवाम के एतमाद को बहाल करने के बीच अवाम के मसाइल को हल किया जाए, तरजीहात में सारे लोग तो कहते हैं कि शामिल है, मगर कैसे नुमाइंदगी हो उस वक्त जब आपका लीडर जेल में है जिसको आपने सबसे ज़्यादा वोट दिया है? सबसे पहले लोगों के फैसले का एहतराम करते हुए, क्योंकि ये जमहूरी हक है सबका, बिल्कुल लोगों ने एक फैसला कर लिया है, मेजॉरिटी लोगों ने, कि किसको एमपी बनाना है, तो मुझे उसका एहतराम है, इसमें कोई शक नहीं है। बिकॉज जब हमको लोग चुनते हैं, जब हम उस वक्त खुश हो जाएंगे, तो अगर किसी और को चुनते हैं तो उसमें भी खुशी होनी चाहिए। रही बात हमारे नुमाइंदगी की कि कौन करेगा, अभी तक वो जेल में है, और जाहिर है बारामूला सेगमेंट जो है पार्लियामेंट्री, जिसमें बड़गाम के दो, मतलब सेंट्रल कश्मीर की 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज बड़गाम और बीरवा भी शामिल है, 18 कुल मिलाकर, जाहिर है हमारी नुमाइंदगी के तो नहीं होगी। नो डाउट बाकी लोग जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करेंगे, लेकिन हमारी नहीं होगी। मगर उसमें एक और बात आपको सोचने की, जानने की जरूरत, वैसे आपको मालूम होगा, वो ये है कि जब उनके लोगों ने या उनके साथियों ने, रशीद साहब के साथियों ने, उन्होंने वोट एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए मांगा कि हमें रशीद साहब को जेल से छुड़वाना है। एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए उन्होंने वोट मांगा। नो डाउट अगर वो छूट जाते हैं तो वो हमारी नुमाइंदगी करेंगे, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उन्होंने मांगा वोट कि वो छूट जाएं। और सब लोगों ने, मैंने भी जिन लोगों से बात की या मुझसे बात की, उन्होंने कहा कि हमने जनाब इसको छुड़वाने के लिए वोट डाला है। तो मैं दुआ करूंगा कि वो छूट जाए और हमारी नुमाइंदगी करें। इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने सिर्फ इसलिए वोट मांगा कि ये छूट जाएं। अब मुझे नहीं मालूम पहले, बिकॉज उनके खिलाफ जो केसेस हैं क्या हैं, अभी वो मुजरिम तो नहीं है, मुलजिम है। मुजरिम तब हो जाता है जब जुर्म साबित हो जाए। अभी कोई सुनवाई भी शायद नहीं हुई है, कोई बहस भी नहीं, तमीज भी नहीं, कोई जिरा भी नहीं, कुछ नहीं हुआ अभी। अब जब वो सब कुछ होगा, उम्मीद करते हैं कि वो साफ शफाफ बाहर आ जाए, उनका कोई जुर्म ना, कोई जो इल्जाम है वो मुस्तरद हो जाए, उम्मीद है हमें। तो अगर, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, अब लोगों ने उसको नुमाइंदा चुना, इतना बड़ा मुल्क है ये, जमहूरी मुल्क है, मुझे लगता है कि अगर उनको कोई गुनाह नहीं है तो छोड़ देना चाहिए। इवन अगर कोई गुनाह सरजद हुआ भी हो, मैं अपील करता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से छोड़ दें। इवन बाकी जो इतने सारे लोग जेल में, उनको भी छोड़ दें। कम से कम अगर आप एक तरफ ये कहते हैं कि हालात ठीक हो गए, हमने सब कुछ ठीक ठाक कर दिया, कोई आपसे नाखुश नहीं है, तो फिर इनको भी मौका दीजिए आपके उन हालात में जीने का जो हालात आपने अच्छे पैदा कर दिए। तो मेरी उन सबसे अपील है कि वो भी छूट जाए और बाकी भी छूट जाएं, तो हमें जाती खुशी होगी। सैयद बशारत बुखारी साहब, सीनियर रहनुमा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और साबिक रियासती वजीर हमारे साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया बशारत साहब, वक्त देने के लिए, इस प्रोग्राम में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रूर इस मुलाकात जो ख़ास मेहमानों से या फिर अहम तरीन शख्सियात से हमारी होती है, तो कोशिश रहेगी कि आइंदा दिनों में भी इस तरह बातचीत होती रही। अभी स्टूडियो की घड़ियां आगे जाने की इजाज़त नहीं दे रही हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पर आप देखिएगा एक और ख़ास बुलेटिन और साथ साथ ख़ास प्रोग्रामों का सिलसिला भी गुलिस्तान न्यूज़ पर जारी है। आसिफ रशीद को इजाज़त दीजिए।